यहां से पास होकर कि क्या पता यहां सेटिंग कर लें, फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता था। है, राज्यसभा में भी इसी तरह से बहस होती थी। अब आमतौर पे ऐसा होता था कि राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी के लोग ज्यादा होते थे, कि सरकार के जहां भाई संसद में सरकार के ज्यादा है, लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष के ज्यादा होते थे मोस्टली, क्योंकि वो 6-6 साल का सर्कल इस तरीके से घूम गया। वहां पर फिर बहस होगी, वहां से वापस आ जाता था। अगर राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो वो राष्ट्रपति के पास जाता था, और फिर राष्ट्रपति ये डिसाइड करता था कि ठीक किया। अगर राष्ट्रपति को भी लास्ट में ये लगे कि ये बिल देश के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसको वापस भेज सकता है या रख सकता है 6 महीने के लिए। इतनी सारी प्रोसेस होती थी, लेकिन पिछली 8 सालों में ये प्रोसेस गायब है ना? क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और जो विधानसभा के मेंबर हैं, वो सारे के सारे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो पार्टियों के प्रतिनिधि बनकर रह गए। अगर कोई बीजेपी के नाम पर वोट मांगता है, आज आपको बीजेपी में बीजेपी के नाम पर वोट मांगता एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मोदी के नाम पर वोट मांगता हुआ। कांग्रेस में कांग्रेस के नेता के नाम पर वोट मांगता कोई नहीं मिलेगा, वो मिलेगा राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगता हुआ। आम आदमी पार्टी के लिए अगर कोई वोट मांगता है तो हिमाचल में एडवर्टाइजमेंट में एक मौका केजरीवाल को, हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट एक मौका केजरीवाल को, पंजाब में एडवर्टाइजमेंट एक मौका केजरीवाल को, गुजरात में एडवर्टाइजमेंट एक मौका केजरीवाल लू, सबको एक मौका के मतलब नेता को। समझ रहे हो ना आप? मतलब आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन रहे, आप सीधा उसको चुन रहे हो अपनी वोट से। इधर देखोगे तो यहां भी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर होता है पहले, जबकि आपकी वोट से मुख्यमंत्री चूज होता ही नहीं। तो देश की बुद्धि कैसे भ्रष्ट कर दी टेलीविजन ने कि आप केजरीवाल को चुन रहे हैं, आप मोदी को चुन रहे हैं, आप राहुल को चुन रहे हो, जबकि आपकी वोट उसको चुन ही नहीं सकती। ये करिश्माई पॉलिटिक्स क्यों लाई गई? ताकि जमीन से जुड़े लोगों को यह लगने लगे कि कुछ नहीं हो सकता राजनीति में भी। भाई जब आपकी अर्थव्यवस्था भी ढहने लगेगी, जब आपकी शिक्षा व्यवस्था भी ढहने लगेगी, रोजगार भी बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां भी बर्बाद हो जाएंगी, नदियों में पानी नहीं बचेगा, खेत में अन्न नहीं बचेगा, एफसीआई के पास अनाज नहीं होगा, आप ठीक भी नहीं हो, आपका कुछ भी तंत्र ठीक नहीं होगा, तब सरकार आपके सामने विकल्प रखेगी कि सब कुछ खत्म करके तुमको एक देश, एक राज्य, एक वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट दे दी जाए। क्या तुमको सब मिलेगा? अभी तो तुम्हारे पास जमीन भी नहीं है। देखोगे ना, शहरों में मैक्सिमम लोगों के घर लोन पर हैं, अगर किसी का खानदानी नहीं है तो। जिसने आज बनाया है वो लोन पर है, गाड़ी लोन पर है, खेत में किसान की जमीन लोन पर है, 99% किसानों की जमीन, सब कुछ लोन पर है। तो सरकार कह दे लोन चुकता करो, तो जितने पैसे का लोन बांट रखा है उसका मात्र 10% ही असली रुपया चलन में है, बाकी कागजों में है। तो लोन चुकता केवल 10% लोग कर पाएंगे। जब 10% लोग कर पाएंगे तो 90% की जमीन किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी? बैंक के पास, है ना? और अगर बैंकों को प्राइवेटाइज करके अडानी को सौंप दिया जाए तो फिर किसके पास जाएगी? अडानी के पास। तो देश का मालिक कौन हो गया? और अडानी का मालिक कौन है? वहीं वॉल स्ट्रीट पे बैठे हैं जो, जिन्होंने उसके शेयर 200 से 2000 पहुंचाए, 200 से 2 लाख पहुंचाए, वो वॉल स्ट्रीट वाले उनके फादर बैठे हैं ना वहां पे। तो वो जो विदेशी कंपनियां जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपने देश को गुलाम बनाने आई थी, उन्होंने देखा था उस पुरानी आजादी की लड़ाई में कि इस देश के अंदर हर आदमी समृद्ध है। इन्होंने देखा था कि यहां अनाज अपना, खेत अपने, बैल अपने, खाद अपनी, व्यवस्था अपनी, न्याय अपना,
सब कुछ इनके पास अपना है, इनके दादा दादी सोने चांदी के आभूषणों से लदे पड़े हैं। पहले बैंकों में पैसा जमा कराने जाता था किसान, जमा कराने जाता, लोन नहीं होता था किसी के ऊपर। बैंकों की स्थापना पैसा सुरक्षित रखने के लिए की गई थी, और जब बैंकों की एडवर्टाइजमेंट करनी थी तो घरों में चोरियां करवाई पुलिस वालों ने। जैसे आपके बच्चों को अगले बरस नशेड़ी बनाना है तो नशे का कारोबार सरकार में बैठे हुए आदमियों के प्रतिनिधि कर रहे हैं। अडानी की पोर्ट पर 26,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। तो यह तय कर दिया जाता है कि पहले से ही कि आपको कैसा जीवन देना चाहते हैं। तो जब आपको बैंकों में भेजना था तो गांवों में चोरियां करवाई, लोगों ने डर डर के अपने गहने और लॉकरों में जमा कराए, अपने पैसे बैंकों में जमा कराए। नहीं तो पहले सारा सर्कुलेशन जबान पे चलता था, ऐसे ही चलता था, पैसे किसके यूज कर लो, ये इसके यूज कर रहा है, इसके यूज कर, कोई भी इस तरह की इकोनॉमी नहीं होती थी कि जो अकाउंटेड पैसा हो, बैंकों के थ्रू पैसा हो। कुछ भी नहीं था बैंकों के थ्रू। तो बैंकों वाले तो हाथ जोड़ जोड़ के आते थे घरों में कि हमारे खाते में खुलवा लो, खाता खुलवा लो, खाता खुलवा लो। क्यों जी? तो अब अल्टीमेटली उन्होंने देखा था जब वो 1947 में गए थे कि भाई इसको पहले पूरा लूटो। भाई एक तो देखो, एक तरीका है, एक तरीका यह है कि मैं आपके घर में आऊं, आपको धमकाऊं, आपको पीटूं, आपको डराऊं और आपसे लूट मचाऊं। और एक, मैं आपके घर में 8-10 पाइपलाइन खोद दूं, दबा दूं कि आप जब कपड़ा पहने तो उसमें कुछ पैसा मेरे उसमें एक पाइपलाइन में आ जाए। जब आप यहां से बाहर निकलें, भाई आपका बेटा उठा के स्कूटर चलता है तो उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के जिसके तेल के कुएं हैं उसी के तो जेब में जा रहा है पैसा। समझ रहे ना? आप कपड़ा खरीद रहे हो ब्रांडेड कंपनी का तो भी वहीं जा रहा है, आप स्कूटर चला रहा है आपका बच्चा, कार चला रहे हो तो भी वहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहे हो, बिजली इस्तेमाल कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी की तो भी वहीं जा रहा है, आप कोई कंपनी का सामान खरीद रहे हो तो भी वहीं जा रहा है, घर में टाइल लगा रहे हो तो भी वहीं जा रहा है, लैटरिन में वो नीला नीला सा कोई साफ करने वाला डाल रहे हो तो भी वहीं जा रहा है, लैटरिन का मग्गा लेकर आए तो भी वहीं जा रहा है, आप कोई बिजली का स्विच लेकर आए वहीं जा रहा है, ट्यूबलाइट जलाई वहीं जा रहा है, खाने का सामान लाए और बड़े शोरूम से खरीदा हुआ। आपके घर में इतनी पाइपलाइन दबा दी उन्होंने, आप एक कदम रखो पैसा उनको दे रहे हो, एक कदम रखो पैसा उन्हीं की जेब में जा रहा है। तो उन्होंने तंत्र इतना बढ़िया बना दिया और आज इस वक्त पूरा भारत खोखला हो चुका है, खोखला। किसी के पास कोई पैसा नहीं बचा है, किसी के पास कोई जमीन नहीं बची है, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ा बहुत भाईचारे के भरोसे थे इस देश के अंदर, वो भी खत्म करते जा रहे हैं ये। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है भैया। समझ गए ना? ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है अब कि क्या इस पूरे तंत्र को अपन समझ सकते हैं। और अगर अपन समझ सकते हैं, चल रही है तो चेक करता रहिए बार बार, क्या समझ में आने के बाद भी आप चुप बैठ सकते हैं? अगर बैठे रहते हैं तो फिर मैं आपको क्या ही कहूं। फिर तो भाई कई बार कई लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगता। मैं बोलता हूं जी लगता है, बिल्कुल लगता है। तो फिर आप ऐसे क्यों बोलते हैं? तो मैं उनको ये बोलता हूं, देखो जब डर लग जाए तो दो रास्ते हैं। सामने दुश्मन है, दुश्मन ताकतवर है, अब आपके पास दो रास्ते बचते हैं। एक रास्ता ये कि दुबक के घर में बैठ जाओ, तो वो घर में घुसेगा, क्योंकि पता लग गया अकेला है बंदा, घर में घुस गया। दूसरा रास्ता ये मैं चिल्लाने लग जाऊं, दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया। क्या पता कोई पड़ोसी सुन ले, क्या पता कोई मदद के लिए आई जाए, क्या पता ही हम लोग इतने संगठित हो जाएं कि उसको वहां से खदेड़ दें, उसको मार डालें, क्या पता। तो चिल्लाने में चांसेस हैं बचने के, दुबक कर घर में बैठने से चांसेस नहीं है जनाब। घर से बाहर निकलने में चांसेस हैं बचने के, नहीं तो लपेटे तो जाओगे।
हैं, वरना आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, यह तस्वीर आपके सामने मैंने साफ की है। आप अपने जीवन का एक कदम भी उनको पैसा दिए बिना नहीं उठा पा रहे। चप्पल आपके पास अपनी नहीं, पेन आपके पास अपना नहीं, कॉपी आपके पास, कागज आपके पास, खाना खाने का, खाना बनाने का, जीवन जीने का कुछ भी आपका अपना नहीं है। यू आर टोटली डिपेंडेंट। अगर उन्होंने गैस बंद कर दी तो मालूम नहीं कैसे खाना बनेगा, बिजली बंद कर दी तो मालूम नहीं जीवन कैसे कटेगा, पानी बंद कर दिया तो आपके पास अपना पानी नहीं, अनाज बंद कर दिया, आप खाने की सप्लाई जिस दिन बंद कर दी, जिस दिन आपकी सप्लाई चेन उन्होंने बंद कर दी, उस दिन आपका हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है, उस दिन आपका हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। श्रीलंका में औरतों ने अपने गहने बेचे अपने बच्चों को ब्रेड का पैकेट देने के लिए। 1600 रुपए किलो दूध बिका है जनाब, और किसान का नहीं, पैकेट वाला। किसान का तो बेचना अलाउड नहीं था, पैकेट वाला, क्योंकि किसान को तो वो चोर बताते हैं ना कि तो पानी मिला के देगा। पैकेट वाले में पानी मिलाना आसान नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। तो उस वक्त आपको मालूम नहीं है, अपनी इज्जत तक दी औरतों ने, ये कहकर कि मेरे साथ आप जो मर्जी कर लो, मेरे बच्चे को खाने को दे दो। ये हालत आ जाएगी अगर सप्लाई चेन उन्होंने तोड़ दी तो। और ये आधार कार्ड के जरिए धीरे 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 आपकी सप्लाई चेन तक पहुंच रहे हैं। वो उस कनेक्शन को कनेक्ट करना इतना जरूरी है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने एक बटन दबाया और पूरी चेन ऐसे लपेटी गई। उससे पहले आपको अपना संगठन बनाना पड़ेगा। कोई बाहर से आपको बचाने आने वाला नहीं है जनाब। सरकारों में बैठा कोई व्यक्ति आपको नहीं बचाएगा, पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति आपको नहीं बचाएगा, दूसरे प्रदेश या दूसरे राज्य या दूसरे जिले से कोई व्यक्ति आपको नहीं बचाएगा। आपको बचाएगा आपका पड़ोसी, केवल आपका पड़ोसी, कोई नहीं। आप लोग क्या दूर दूर से आए हो ना, आप भी नहीं एक दूसरे के काम के। भाई जब तक यहां आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, घंटे भर में तो हो लेगा सारा कांड है। अगर आदमी को ठोकने की बारी है तो हां, अगर यह गिरफ्तार कर लिया, कोई और कानूनी कार्रवाई कुछ होती है, उसके लिए अपने पास फिर पूरे भारत से अपने पास लोग आ जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हमको चाहिए वो तो पड़ोस में से ही खड़ी करनी पड़ेंगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक ऐसा तंत्र विकसित करें, एक ऐसा व्यवस्था विकसित करें, एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि हमको कम से कम अपने खाने, अपने स्वास्थ्य, अपने शिक्षा और अपने लड़ाई झगड़ों के फैसले, इन सब के लिए कम से कम सरकारों पर और पैसे पर निर्भर ना रहना पड़े। क्यों? क्योंकि आपको पता भी लगने नहीं दिया इन लोगों ने, इस देश की सारी सरकारी जमीनों को सरकार अपने नाम कर चुकी है। वो पहले सरकारी नहीं होती थी, वो पहले सामूहिक होती थी, गांव की होती थी, पंचायत की होती थी, वो सार्वजनिक होती थी। अब वो सार्वजनिक नहीं बची हैं, अब वो सरकारों की हो चुकी हैं। और अगर सरकारें कॉरपोरेशंस की गुलाम हैं तो वो कॉरपोरेशंस की हो चुकी हैं। आपने पहले खबरें पढ़ी ना अखबारों में, 3 लाख एकड़ जमीन आर्मी की वो की गई है, चिन्हित की गई है मोनेटाइज करने के लिए। 4 लाख एकड़ जमीन फलानी FCI की चिन्हित की गई है, इतनी इसकी ऐसी, मतलब हर डिपार्टमेंट के पास, रेलवे के पास, एयर इंडिया के पास, आपके पास ये मैंने जो पहले बोला था आर्मी के पास अपनी लाखों लाख एकड़ जमीन अपनी सुरक्षित रखी थी कि अपना कुछ डेवलप करना हो तो वो भी दे दिया। अपनी ऑर्डिनेंस कंपनियां होती थी 40 से ज़्यादा, सारी की सारी ऑर्डिनेंस कंपनियां जो अपने हथियार गोला बारूद बनाती थी वो भी प्राइवेटाइज कर दिया। अपना कोयला, अपनी बिजली वो भी प्राइवेटाइज कर दिया। पावर सेक्टर भी प्राइवेटाइज कर दिया। अनाज का फूड कॉरपोरेशंस के पास अपना अनाज रहता था,
फूड कॉरपोरेशंस के पास अनाज नहीं है, अब हमारा वो कहते हैं एफसीआई वाले तो अनाज को खराब करते हैं, बदनाम करते हैं, तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी के साइलोज में दे दिया। साइलोज की रक्षा करने के लिए अपनी आर्मी और अपनी पुलिस बनाने का कानून बना दिया कि कॉरपोरेशन अपना कानून बना, अपनी पुलिस खड़ी कर सकती है। अगर कल को अडानी को हम हिसाब मांगने लगे और वहां चले तो अडानी अपनी आर्मी खड़ी कर सकता है, अपनी आर्मी को गोला बारूद से भूनने की इजाजत है उनको। अब आप देख लीजिए, ये रशिया में हो रहा है पहले से ही, अमेरिका में हो रहा है, वहां प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो टास्क बेस काम करती हैं, ये टास्क पूरा करना है, ये प्रोजेक्ट पूरा करना। प्रोजेक्ट बेस आर्मी है, प्रोजेक्ट बेस पुलिस है, तो ये भारत में लाना चाह रहे हैं। और ये अगर हम लोग बहुत जल्दी प्रोएक्टिव होकर नहीं चले तो ये ले भी आएंगे। हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, अगली पीढ़ी का क्या होगा? जिसके लिए हम दम भरते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम करते हैं सब कुछ, उनका क्या होगा? कुछ भविष्य नजर आ रहा है आपको? दिख रहा है उनके लिए भविष्य? जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इसमें आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है कि नरक वाला भविष्य नजर आ रहा है? और उनको पता भी नहीं है कि नरक वाला भविष्य है। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, आपको दिख रहा है क्योंकि आपने आजाद जिंदगी जीकर देखी है। आपके बच्चे ने तो कभी आजादी देखी भी नहीं क्या होती है। डॉक्टर पेटकर कितने बच्चे हैं अपने पास यहां? और ऐसे कितने स्कूल हैं पुणे में? मतलब लगभग ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, 0। 50 बच्चे हैं जो इन्होंने आजादी देखी है, मैं तो ये कह रहा हूं। एंड थैंक्स टू डॉक्टर पेटकर फॉर दैट। हाँ, लॉकडाउन में भी ये बंद नहीं था क्योंकि इन्होंने आजादी देखी है। सिंपल। जिन्होंने आजादी देखी है वो तड़पेंगे अपनी आजादी को वापस प्राप्त करने के लिए। आपके बच्चे ने तो पैदा होकर नो बेटा नो, गुड बॉय, बैड बॉय, माय चाइल्ड, हिंदी में क्यों बोलते हो, स्पीक इन इंग्लिश, है? बोलने में आजादी नहीं देखी, खाने में आजादी नहीं देखी, चलने में आजादी नहीं देखी, पढ़ने में आजादी नहीं देखी, सीखने में आजादी नहीं देखी, किसी चीज में आजादी आपके बच्चों ने नहीं देखी है। ऐसे कचरे स्कूलों में डाला हुआ है उनको। और वो मास्टर मैडम जो अपनी जिंदगी की सबसे फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी में आने के बाद मास्टर बनते हैं। टीचर कौन बनता है? जो यूपीएससी का एग्जाम ट्राई करता है पहले, उसमें नहीं होता है तो स्टेट सिविल सर्विसेज का देता है, फिर वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देता है, फिर बैंक पीओ का देता है, फिर वो फौज का भी भरता है, फिर वो पुलिस का भी भरता है, फिर वो क्लर्की का भी भरता है, फिर वो चपड़ासी का भी भरता है। और जब वो इनमें से किसी में भी कामयाब नहीं होता तो फिर कहते हैं चल कोई नहीं, बीएडी कर लेते हैं। तब चलता है वो टीचर बनने। भाई साहब, आपके बच्चों को ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनका आखिरी ऑप्शन बीएड था, जिनका आखिरी ऑप्शन टीचिंग था, आखिरी, नॉट फर्स्ट। जबकि टीचर वो होना चाहिए जिसको बच्चों के अलावा कोई दूसरी चीज नजर ना आती हो, जिसका पढ़ाने के अलावा जिसका किसी और चीज में जी ही ना लगता हो। टीचर तो वो होना चाहिए। टीचर कभी घर जाने का जी नहीं करेगा यार। जो टीचर होगा ना, वो उसकी छुट्टी होती नहीं कभी स्कूल की, मुझे तो ऐसा लगता है जी। वो 24 आवर अवेलेबल होता है। मैं पढ़ाता होता था, मैंने 2016 में पढ़ाना छोड़ा ये सोचकर कि मैं केवल अमीरों के बच्चों के लिए काम करता हूं और गांवों के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे ऐसे टीचर्स तैयार करूंगा जैसी सोच मेरी है। मैं आपको 4-5 बातें बताता हूं अपनी टीचिंग की, एंड डॉक्टर पेटकर कैन को रिलेट विद इट। बड़े आसानी से उनको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास जब बच्चा पढ़ने के लिए आता था तो मैं माँ बाप को एक बात बोलता था कि मैं आपके बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करूंगा, मैं उसको ज़िंदगी के लिए तैयार करूंगा। डॉक्टर साहब, बिना कंपटीशन भी काम नहीं चलता। ऐसे वही जो भाई साहब पूछ रहे थे, कौन से थे वो मोबाइल वाले, आप पूछ रहे थे ऐसे कैसे काम चलेगा।
तो मैंने कहा देखो आपकी मर्जी है, हाँ मैं एक काम कर सकता हूं, आप मुझे कागज पे लिख के दे दो इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम इंटरफियर नहीं करोगे, मेरी मर्जी मैं कैसे करता हूं। हाँ, तुमको अगर ये देखना है कि प्रोग्रेस क्या हुई हमारे यहां, तो इंडेक्स बना दो सिलेबस का, उसमें जिस टॉपिक के सामने मेरे सिग्नेचर मिले समझ लो उस टॉपिक पे दुनिया की किसी किताब से पूछ लेना इस बच्चे से, उस टॉपिक पर, उसके अलावा मतलब नहीं। वो टॉपिक वाइज वो टॉपिक लिखे होते हैं भाई, इस टॉपिक पर डॉक्टर साहब से बात हो गई है बच्चे की तो उसको मालूम है बच्चे को, तो जहां मेरे साइन है उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, कहीं भी सिलेबस में से भी नहीं कटेगा। तो जी करते थे हम। तीसरी कंडीशन क्या होती थी पढ़ाने की मालूम है? हम उस बच्चे को नहीं लेंगे जो एवरेज है या अबव एवरेज है, हम उसको लेंगे जिसको टीचर और स्कूल और समाज ये कहता है कि ये निकम्मे हैं, ये किसी काम के नहीं है, वो हमको दो। चौथी, पेरेंट्स को ये कहता था ना तो मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए कहोगे, ना पढ़ाओगे, ना हेल्प करोगे, ना पढ़ाई की बात करोगे घर में, ये पढ़ता है तो भी मेरी जिम्मेदारी, ये नहीं पढ़ता है तो भी मेरी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पढ़ने को आ गया बच्चा, पहले दिन जाता है बोलता है हाँ आज क्या पढ़ाया सर ने? कुछ नहीं, बातें ही करते रहे। 3 घंटे बैठ के आ गया, 2 घंटे बैठ के आ गया, 1 घंटा, जितना भी टाइम का था, वो माँ बाप पूछते थे कितनी देर के लिए आना है, मैं कहा आने का टाइम पता है, जाने का नहीं पता। जब लगेगा बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बातों में कम हो रहा है तो चला जाएगा, उसको बोल देता घर वालों को फोन करके ले जाओ तुम्हारा टाइम हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप, अब वो क्योंकि ऑब्वियसली समाज ने और स्कूल ने बोल रखा है कि ये निकम्मा है, अब मैं उस बच्चे से पूछता हूं तुम्हारा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है? कि ये सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है? किताब खोलकर देखो, सारे ही मुश्किल है जी, कुछ नहीं आता अपने को। तो वैसे बताओ कि तुमने इसको सबसे मुश्किल मानते हो तुम, कोई एक नाम ले दो मुझे, वो कोई भी नाम वो दे देता है कि ये सबसे मुश्किल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का सबसे मुश्किल टॉपिक या चैप्टर अगर तुम्हें ऐसे चुटकियों में आ जाए तो फिर तो जी मौज हो जाएगी। बट ठीक है, फिर तेरी मौज होगी, मौज ले तू अब। और मैं कभी भी, मैंने अपने, आज मुझे पढ़ाते हुए लगभग 23 साल हो गए हैं, 99 में पहली बार पढ़ाना शुरू किया था मैंने। 23 साल के करियर में मैंने कभी भी किताब से नहीं पढ़ाया, मैंने कभी भी रिवीजन नहीं कराई, मैंने कभी अपने बच्चों का टेस्ट नहीं लिया। और सबसे कमाल की बात है, आज तक मैंने जितने बच्चे पढ़ाए, हर बच्चे के अपने हर सब्जेक्ट में जो मैंने पढ़ाए 100 में से 100 नंबर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीचिंग, कि वो अगर आपने उस बच्चे को समझ लिया और उस बच्चे के सीखने के तरीके को पकड़ लिया तो केवल उसको सीखना सिखाना होता है कि तुमने सीखना कैसे है। हमको नहीं सिखाना उसको कुछ भी, क्यों डॉक्टर साहब? उसको सिर्फ यह बताना है कि तुमको ये नॉलेज निकालनी कैसे है इन चीजों में से, जहां जहां पड़ी हुई है, कहां कहां पड़ी हुई है, कहां पड़ी हुई को कैसे निकालना है, कहां पड़ी हुई को कैसे निकालना है, आखिरी रिसर्च करने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, इतना सा बता दो। वो उसको मजा आ गया तो घूम जाएगा वो। अब मजा कैसे आएगा? मजा ऐसे आएगा कि 1 महीने तक उसके माँ बाप की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 महीने की पढ़ाने की फीस 5 लाख रुपए होती थी। 2 महीने की फीस, कोई टीचर की औकात नहीं थी इतनी फीस मांगने की भी, हम लोग मांगते होते थे, क्योंकि हम क्या कहते थे, तुमको गारंटीड वैसा बच्चा मिलेगा। अब 1 महीने तक मास्टर ने कुछ पढ़ाया नहीं है और 2 लाख रुपए एडवांस ले लिया। अब रोज का 6,670 रुपए बनता है जी डॉक्टर साहब। अब शाम को जाके पूछे क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया यार, 6-7 हजार के ऊपर पानी फेर दिया। अगले दिन भी कुछ नहीं, अगले दिन भी कुछ नहीं, अगले दिन भी कुछ नहीं। मतलब 20 दिन 25 दिन तक केवल एक ही बात, जब तक तुम
क्लास में मेरे साथ गालियां देने के लेवल पर नहीं आते, तब तक कुछ नहीं करेंगे अपन। मतलब उनको नहीं बोला मैंने बच्चों को, यानी कि मैं उनको इतना फ्रीडम देता हूं कि तुम मेरे मुंह पर मुझे कुछ भी कह सकते हो। मतलब पहली क्लास है जिसमें तुम गालियां अलाउड है, तुमको मुंह से निकल जाए तो तुमको रोकने की जरूरत नहीं है। मतलब गालियां ऐसे कोई नहीं देता जब तक बहुत ज्यादा वो ना हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जबान पे चढ़ी होती हैं, तो जब वो निकलने लग जाए तो अब खुल गया, अब ये इस लेवल पे आ गया कि अब ये ओपन, अब पूरी तरह से फ्री फील कर रहा है। और जब तक वो पूरी तरह से फ्री फील कर रहा है तब तक उसको मालूम भी नहीं है कि मैं कैसे उसको चीजों को कनेक्ट करके बता चुका हूं। अब जब वो ऐसे करता है, मैं कहा सुन बात सुन, हाँ तेरा टॉपिक कौन सा था सबसे मुश्किल वाला? ये था, खोल जरा एक बारी। खोला, पहला क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन पढ़ा, हाँ आता है, हाँ आता है। कैसे आता है? पता है मेरे को इसका आंसर? तो अंग्रेजी आती है ना? हाँ लिख लेगा? हाँ लिख लूंगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आता है ये भी। तीसरा, आता है ये भी। इसलिए तो आता है मेरे को, तेरे को तो पहले तो नहीं पता था तेरे को आता है ये, क्योंकि वो बात ही तो है जो उसने पूछी है और मैंने क्वेश्चन पता है क्या है और मैंने उसकी बात बतानी है उसको बिना उसके किताब खुलवाए। उसको बात पता है तो जहां इस्तेमाल करनी होगी यूज हो जाएगी ना। ये जो मैं इतनी सारी बातें कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं, जहां जौन सी बात कनेक्ट होनी होती होगी आपकी हो जाएगी ना, कि नहीं? खेती की करनी है खेती की कर लो, डंगरों की करनी है डंगरों की कर लो, इंडस्ट्री करनी है वो कर लो, जीडीपी करनी है वो कर लो। वो जो मैं सारी चीजें आपको कनेक्ट करके दे, तो ऐसे ही करके उस बच्चे को जब मैं बता रहा हूं तो वो बच्चा कह रहा मेरे को तो आता है सर। मैं कहा देख, अगर तू अपनी देसी भाषा में लिखेगा तो नंबर कट सकते हैं, तो टेक्निकल भाषा के कुछ वर्ड्स होते हैं टेक्निकल, उनको अगर लिखना है, अगर तूने नंबर लेने हैं, देख अगर तूने सीखना है तो तू सीख चुका, तो इनके आंसर अपनी मर्जी से लिख। अगर तूने नंबर भी लेने हैं साथ में तो इसको एक बार पढ़ के देख लियो, उसमें तेरे को इनके आंसर ठीक ठीक मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लिए और उसके बाद पढ़ना, उसको मालूम है कि कब क्या लिखना है, हो गया। अपन ने कुछ नहीं किया। और मेरी वाइफ मेरे से पूछती होती थी, पास में बैठी कमरे में देख रही है मेरे को, मैं गया हूँ बात करके आया हूँ, 2-3 घंटे बैठा रहा हूँ ऐसे करके, मस्ती से अपनी मस्ती चल रही है, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से। अब मेरे सामने पेज रखा हुआ है कि मैंने किससे क्या पूछना है, अभी बच्चों को थोड़ी पता है, तो मैं टॉपिक उसके घर का ही उठाता हूं, मैं उसके फैमिली का उसके परिवार का उठाता हूं और उसके थ्रू वहां लेके आता हूं टॉपिक पे। जो आपके जीवन से जुड़ी चीज है उसको आपको मजा आएगा ना आपको बात करने में उस पे। और वो सबकी कर करके, सब अलग अलग क्लासेस के बच्चे, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अलग अलग सब कुछ। हमने तो चैलेंज दिया था 2015 में, 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए हमने कि तुम अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा हमको दे, जो तुम जिसको तुम निकम्मा कहते हो। हम कहते हैं हर बच्चा जीनियस है, हर बच्चा जीनियस है, एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ भी कमी हो। परमात्मा ने 100% बनाकर भेजा है उसको, लेकिन तुम्हारे सिस्टम ने उसको बर्बाद किया, तुम बर्बाद करने पे लगे पड़े हो। तो हमने जब उसको बोला कि आप हमको दो, तो एक स्कूल से एक बच्चा लेंगे, आपके स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा लेंगे। पढ़ाया हमने उनको, जब एक पूरा कोर्स खत्म किया, यू वोंट बिलीव 18 बच्चों ने हमारे पास पूरा सेशन किया था। 18 के 18 बच्चों ने अपने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100, सबने, और बिना किसी रिवीजन के, बिना किसी टेस्ट के। दिस इज द ब्यूटी, अगर आपका बच्चे अपने उस पे काम करे तो हम लोग ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सकते कि अपने गांव में। मेरे पास पूरी ट्रेनिंग है, मेरे पास पूरा टाइम है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। आई एम द फर्स्ट जिसने इंडिया में मैं फर्स्ट हूं जिसने इस पे काम किया है ग्राउंड पे, कि हम लोग 3 साल के बच्चे का रियल टैलेंट बता सकते हैं आपको, कि इसका असली मजा, इसकी रियल हैप्पीनेस किस चीज में है। तो मान लो आपको अपने बच्चों के बारे में पता चल जाए कि रियल हैप्पीनेस कहां है, आपको उनके उन पार्ट्स पे ही तो काम करना है, केवल एक्सपोजर ही देना है आपको खाली, वो अपने आप सीख जाएगा। जो संगीत जिसके अंदर भरा हुआ है ना, जिस बच्चे के अंदर, आपको मात्र उसको सारे गामा का एक्सपोजर देना है बस, उससे आगे की कहानी उस पर छोड़ दो, वो अपने आप आता है, उसको अंदर है सब कुछ उसके, कुछ नहीं करना आपने, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, अंदर से निकालने को ही शिक्षा कहते हैं।
बाहर से थोपने को शिक्षा नहीं कहते हैं, जो उसके अंदर बेस्ट है, और वो उसको देकर भेजा है परमात्मा ने पहले ही। समझे ना बात? समझे ना पॉइंट? मतलब क्या हुआ? एक मिनट पॉज करना, इसको पॉज, बंद नहीं करना। तो अब मान लो कि आपका बच्चा जो है उसका टैलेंट हमको स्कूल में घुसने से पहले मालूम पड़ गया, माँ बाप को भी पता है, टीचर को भी पता है, तो आप अपने बच्चे के लिए मिलकर वैसी व्यवस्था नहीं तैयार कर सकते जो उसको चाहिए? कितनी मुश्किल है? अकेले के लिए मुश्किल है, मां बाप के लिए मुश्किल नहीं है मिलकर के करने के लिए। क्यों जी? बताइए, कुछ बताइए मेरे को। कर सकते हैं ना? अभी मिलकर जब करेंगे, आप में से किसी ने वो ट्रेनिंग किया है, बेसिक ट्रेनिंग, एजुकेशन वाला ट्रेनिंग? आप में से किसी ने, एक ने, किसी ने लिया हो? सालवे आपने ली? तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा करा? अरे बच्चे नहीं है, ली तो है ना ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो ली है ना, मतलब वो हेल्प करती है बच्चे को समझने में, है? चलो बच्चे नहीं करते, आपको और लोगों को समझने में मदद करती है। किसे? मतलब जिस तरह से आपने ट्रेनिंग में बताया था कि उनका बोलना क्या है, क्या सोचते हैं, किस बात पर ज्यादा जोर देते हैं, इंसानों को परखने में वो ट्रेनिंग बहुत सारी काम में है। मान लो ये पता था कि आदमी कैसे होते हैं, हाँ, ये ट्रेनिंग के बाद पता चला कि इस आदमी को इस तरह से ट्रीट करना है, इसको ऐसे समझना है, मैं ऐसे बताऊंगा तो ये नहीं मानेगा, लेकिन इस तरह से बताऊंगा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो मान जाता है, मैं समझने लगा हूं। मतलब क्या है, सामने वाले का जो तरीका है सीखने का, आप अगर उसके तरीके से समझाएंगे तो क्लिक समझ में आएगा। अब अपना ही ज्ञान पेलते रहेंगे तो नहीं आएगा। उस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? उस ट्रेनिंग में मैं आदमी को समझना सिखा रहा हूं कि आदमी इतने इतने टाइप के होते हैं, ये तरीका होता है उनका समझने का, ये तरीका है निर्णय लेने का, ये तरीका है सीखने का, ये तरीका है डिलीवर करने का, ये तरीका है प्रोफेशन चूज करने का, इस प्रोफेशन में बेस्ट कौन से रहेंगे, इस प्रोफेशन में बेस्ट कौन, वो सब आपको घर बैठे मिल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे नंबर पे सिर्फ इतना ही लिख के भेजना है कि मुझे एजुकेशन वाली ट्रेनिंग चाहिए, घर पे बैठे। तो आपको अपने बच्चे के लिए पता लग गया, आपके बच्चे को क्या चाहिए मालूम पड़ गया। अगर ये बात पूरे गांव को पता चल जाए, पूरे गांव के अगर हर व्यक्ति को यह मालूम हो कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कोई भी आदमी समाज के लिए घर से उठकर नहीं चलता है साहब, कोई आदमी देश के लिए सबके अंदर भावना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो अपनी जिंदगी का 1 या 2 दिन दे सकता है आराम से, अगर उसको ये कहे कि तुम्हारे बच्चे के लिए एक ऐसा चीज करेंगे। क्यों जी? मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, आपकी यूजफुलनेस उनके लिए। कोई व्यक्ति आपको केवल तब सुनेगा यदि आप उनके लिए यूजफुल हैं। तो आप हमारे गांव में 100% रोजगार देने वाली एजुकेशन सिस्टम हम लोग तैयार कर सकते हैं यदि हमारे पास वो समझ हो तो हम लोग करके गांव वालों को समझा सकते हैं उस एंगल से। नंबर 2, हमारे पास ऐसे ट्रेनर भी हैं खेती पर काम करने वाले, जिनका मोटो ही ये है, जिनका स्लोगन ही ये है कि पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी जहर के, बिना किसी केमिकल के, एक केमिकल का दाना आपको नहीं डालना खेत में, और आपके खेत में पहले साल ही पूरी पैदावार होगी अगर आप खेती को बदलते हैं, तरीका बदलते हैं, अगर जमीन में पोषण देने का तरीका बदलते हैं, तो किसान आपके साथ जुड़ेगा। भाई अगर उसकी कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, हम उसको फायदा पैसे का दे रहे हैं, मां बाप को फायदा दे रहे हैं उसके बच्चे के जीवन के सुखी होने का, किसान को लाभ दे रहे हैं उसके खेत की फसल को साफ सुथरा और बढ़िया जहर मुक्त होने का, तो किसान भी आपके साथ जुड़ेगा। फिर उस किसान को हम अगला फायदा दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैदावार होगा उसकी पूरी खपत शहर में लेने वालों की संख्या बहुत है, प्योर मिल जाए, शहर वालों को प्योर मिल जाए, उनको प्योर हो जाए। जब हमारे पास फैमिली का दुकान भी है, फैमिली का किराने वाला है, फैमिली का दूध वाला है, फैमिली डॉक्टर है, तो फैमिली फार्मर नहीं हो सकता क्या?
फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट, तो किसान भी बचेगा और आप भी बचेंगे। ये दूसरा है किसान को। दुकानदार के लिए भी ऑप्शन है, दुकानदार के पास भी अच्छी चीजें जाएंगी जब, व्यापारी के पास भी। व्यापारी के लिए जो षड्यंत्र है इसके अंदर, इस पूरा षड्यंत्र है इसमें छोटी दुकानों को बर्बाद करने का मालूम ही है आपको। हाईवेज के आसपास चाय वाले, खोखे वाले उठाने का आदेश आ गया था। शहरों के अंदर हर रेडी पटरी वाले का रजिस्ट्रेशन किया है इन लोगों ने। इसके बाद छोटी दुकानों को बर्बाद करने के लिए बड़ी दुकान वालों को, अमेजन फ्लिपकार्ट वालों को डिस्काउंट देने के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए माफ किए कि नहीं भाई? अगर मेरे को 20,000 करोड़ पहले ही मिल गया तो मैं अपने हर प्रोडक्ट में 100 रुपए 200 रुपए की छूट दे सकता हूं ना आपको। क्या दिक्कत है? इतनी देर में पड़ोस वाला दुकानदार बर्बाद हो लेगा, क्योंकि पूरे समाज में एक इमेज चली जाएगी। आज बेशक आपको महंगा मिल रहा हो, समझिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, आज समाज के गधों में क्या प्रचलन है कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है ना? लंबे समय तक उन लोगों ने सस्ता दिया है, आज ऑनलाइन महंगा मिल रहा है, खराब मिल रहा है, कचरा मिल रहा है ऑनलाइन। पहले मिल रहा था, सर्विसेज भी खत्म है। अब पहले सर्विस भी टॉप क्लास थी, मतलब मनी बैक की पूरी गारंटी देते थे। अब कुछ नहीं, अब तो दूसरी वेबसाइट्स भी आ गई जो पैसे लूट रही हैं। उन्होंने शुरू में पूरा एक परसेप्शन तैयार किया समाज के अंदर कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, तो छोटा दुकानदार बर्बाद। राशन कोटे वाला, उसका राशन भी खत्म हो रहा है। अब अगला स्टेप आएगा कि आपको राशन नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो जैसे आपको सब्सिडी मिली थी वैसे ही सब्सिडी, पैसे धीरे 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 वो सब्सिडी 5 रुपए पे हो जाएगी, फिर 1 रुपए पे आ जाएगी। अब मुझे केवल इतना बताइए कि जब इन्होंने अपने जीवन के सारी चीज़ों को रोटी के साथ जोड़ दिया, और वो सारी चीज़ें आपका राशन कार्ड, फैमिली आईडी, ज़मीन के कागज़, गाड़ी के कागज़, बिजली का बिल, पानी का बिल, ITR, पैन नंबर, बैंक खाता, दूसरे खाते, सारे के सारे जब इन्होंने आधार के साथ जोड़ दिए हैं, तो जब आपकी कमर पे इनको कोड़े मारने होंगे, जब इनको अपनी मर्जी से आपको चलाना होगा, तो इनको एक ही बटन दबाना है, आधार इनएक्टिव है। आधार इनएक्टिव तो आपका सब कुछ इनएक्टिव। फिर आपको क्या कहेंगे? तीसरी लगवाओगे तो रोटी मिलेगी। आधार से आपको काबू किया जा सकता है ना, टक से। सरकार के पास नहीं है आधार का डाटा, कहीं आपको वहम हो, प्राइवेट कंपनियों के पास है। नंदन नीलकेणी मालिक है इसका, नंदन नीलकेणी, विप्रो वाला। वित्त विप्रो का तो अजीम प्रेम जी है, इन्फोसिस वाला। और ये कौन है मालूम है? नहीं मालूम? ये इसका दामाद है ऋषि सुनक, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का ससुर है ये, और नारायण मूर्ति का बेटा वो, जो PHFI का चेयरमैन रहा 2 बार, नारायण मूर्ति। ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमको लगता है हमको चेहरा दूसरा दिखा दिया जाता है, हमको बातें दूसरी बताई। अभी देखो आप 2 खबरें आई, आपको ये खबरें कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। जो निडर इंडिया वाला चैनल है उस पे सारे के सारे कनेक्टेड हो कि नहीं? कौन कौन नहीं है? नहीं है जो, वो तो मैं ग्रुप बनाएंगे, वो चैनल आपको पास आ जाएगा, उसमें मैं खबरों का कनेक्शन देता रहता हूं, बताता रहता हूं। जैसे आपको पिछले 1 हफ्ते की खबरों पे नज़र दौड़ानी होगी। मैंने आपको 1 साल पहले बताया था, अगर आपको ध्यान ना हो, कि फूड क्राइसिस आने वाला है। FCI के अनाज खत्म हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, कोयला भी खत्म हो रहा है, तो फ्यूल क्राइसिस भी आएगा, बिजली का क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस भी आएगा। फिर पेट्रोल डीजल को खत्म करने की योजना भी गडकरी साहब ने अपने बयान में दे दी थी। तीनों क्राइसिस लेके आने के पूरे उसी तरफ जा रहे हैं हम लोग।
हमने एक बात भी सर्दियों में मैंने एक बात कही थी कि अब की बार जो गर्मियां पड़ने वाली हैं वो वैसी ही पड़ने वाली हैं जैसे अमेरिका में हीट वेव आई थी। उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग बचपन में एक काम करते थे, अगर आपको ध्यान हो, हम लोग लेंस लेकर के और कागज को जलाया करते थे, बीड़ी भी जलाया करते थे, बीड़ी पीने वाले बीड़ी लगाया करते थे, हाँ गोबर वगैरह में धुएं उठते थे पूरे। सूरज की गर्मी को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया जाए तो इतनी हीट हो जाती है कि जलन हो जाएगी, मतलब जल जाएगा वो एरिया। आसमान में अगर गैसेज का और बड़े ग्लास का इस्तेमाल करके, रोबोट्स है ना अवेलेबल अब तो अपने पास, कितने हैवी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं ले जाओ, अगर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सूरज की गर्मी को कंसंट्रेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को मारा जा सकता है कि नहीं मारा जा सकता? अगर उस दौरान जो भी व्यक्ति घर से बाहर होगा, अगर वही व्यक्ति सड़क पे चलता चलता झुलस के मर जाए तो सरकार क्या कहेगी? ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, घरों में कैद हो जाओ, बाहर निकले तो मर जाओगे। इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने बताया, वो बोलते इतना सारा मतलब एक्सपेंसिव काम सरकार कैसे कर सकती है, ये लोग कैसे कर सकते हैं? देखो ये भी बताया मैंने कि पैसा उन्हीं का है। हाँ, पैसे के ऊपर अभी आ जाएगा, अभी अगला पैसे वाला खेल आ जाएगा समझ में, पैसे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बड़ी बात यह है, सब कुछ उनके पास है। आपके घरों में कैद होने से जो अर्थव्यवस्था का नया ढांचा बनेगा, जो नया आपका बिहेवियर डिजाइन होगा, देखो आपके पास अब उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस देश के पास अभी भी पैसा बचा हुआ होगा वो लूटना जारी रखेंगे। जिस वक्त लूट पूरी हो चुकी होगी, आपके पास सोना नहीं बचेगा और आपके पास जमीन नहीं बचेगी। असली पूंजी क्या है? सोना, चांदी, धातु और जमीन। धातु में लोहा भी है क्योंकि काम आने की चीजें, मोल्ड होकर अपनी मतलब की चीजें बनती हैं उससे। ठीक है, यही होगा वर्मा जी, है ना? धातु और जमीन दो ही चीजें, इसको आप ऐसे कह सकते हो अगर दो लाइनों में काउंट करना हो कि असली पूंजी है धातु और जमीन। आपकी धातु और जमीन अगर उनके पास पहुंच गई जब, तब आपके पास क्या बचा देने के लिए? कुछ भी नहीं ना। अब आपको रख के उनको क्या करना है? जब आप उनके ऊपर बोझ हो जाएंगे तो आपको क्यों रखें? आपको पानी सप्लाई का मिल रहा है, सप्लाई में वो दवाई देते हैं बेहोश करने की या टक करने की, वो तो उनके ऊपर है ना, वो कौन सी दवाई देते हैं। आपको ठीक करने की दवाई देते हैं कि आपका पेट जुलाब लगने की देते हैं, जीने की देते हैं कि मरने की देते हैं, वो तो उनके हाथ में है ना। क्यों जी? बाहर निकलोगे तो एनवायरमेंट, एनर्जी नहीं होगी, फूड नहीं होगा, लाइनों में लगे रहना जैसे आधार कार्ड की लाइनों में लगे थे, यही होने वाला है यदि हम आज उठकर नहीं निकले तो। एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकले बिना। मैं जो बता रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहोगे, जो आपके वाली बात है वो 100% है, लेकिन एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। आज किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश मत करिए जो बीच में खड़ा है। देखिए, बीच में बैठे आदमी को अगर कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत धक्का लगाना पड़ेगा। इधर ले जाओगे तो भी, इधर ले जाओगे तो भी, इधर ले जाओगे तो भी, इधर ले जाओगे तो भी। अगर किनारे पर बैठा है, वहां बैठा है तो धक्का दिया बाहर, यहां बैठा है बाहर। उनको ढूंढ लो जो किनारे पर बैठे हैं, जो समझने के लिए तैयार बैठे हैं। यहां समझने के लिए तैयार बैठे लोग हैं तो आपको भी मिलेंगे, लेकिन वो घर बैठे नहीं मिलेंगे, बस ये ध्यान रखना। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को ढूंढने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ा, ऐसे आपको उन लोगों को ढूंढने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। अब क्या होगा?
मेरे ऊपर कोई अड़चन आएगी तो मेरे लिए तो आप चिल्ला लोगे, लेकिन आपके ऊपर आएगी, मैं चिल्लाऊं कि ना चिल्लाऊं मेरी मर्जी। तो जो आपके साथ दिल से कनेक्ट होगा वही तो चिल्लाएगा आपके लिए, कि नहीं? तो ये आपको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी ना जो आपके लिए चिल्लाए। फिर उनको बोल दो अपनी टीम तैयार कर लो जो उनके लिए चिल्लाए। क्यों एक आदमी के केंद्रित सारे सिस्टम को तैयार करते हैं हम तो चाह रहे हैं कि पूरा तंत्र जो डिसेंट्रलाइज आखिरी आदमी के हाथ में होना चाहिए, है ना? इसीलिए अगर आपको बचना है तो आपको यह करना पड़ेगा और किनारे पर बैठे व्यक्तियों की खोज चालू करनी पड़ेगी। ये मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने पहली बार टच किए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हम पहले भी चर्चाओं में कर चुके हैं, लेकिन आपको इन सारी चीजों को आप में आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए, कि नहीं? अगर आप आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको करने के लिए 2 बार सुनिए। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वो आइडिया बहुत काम का है और आपके काम आएगा। ये वीडियो अपने पास नीडर पे पड़ी है, अपनी डायरी उठाओ, इस वीडियो के एक एक पॉइंट को लिखना शुरू करो। मैंने जिन जिन पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करी है, खेती वाले अलग कर दो, एजुकेशन वाले अलग कर दो, समाज वाले अलग कर दो, ऐसे करके लिख दिया। उसमें मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको ढूंढो और उनके ऊपर अपनी रिसर्च चालू करो, थोड़ा ढूंढ लो अपने शब्द, क्योंकि अगर आप मेरी ही भाषा बोलते रहेंगे तो आपकी ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टॉपिक बैठ के, ये मात्र 2 दिन का काम है, ये 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे इसमें, वैसे तो 1 ही दिन का काम है, लेकिन उसमें से पॉइंट्स निकाल लो और उसके बाद अपनी एक वीडियो बनाओ, समझे ना? अपनी एक वीडियो, सामने पेज रखा है, आधा पॉइंट वहां से देख लिया, उधर बोल लिया, उधर देख लिया, उधर बोल लिया। अगली वीडियो बनाओगे थोड़ी साफ बनेगी, अगली बनाओगे थोड़ी साफ बनेगी। ये सालवे साहब ने किया है ये बड़ा अच्छे से। क्यों? अब तो वीडियो में टक्कर नहीं लगती। शुरू में बोलते थे, शुरू में जब हम मिले थे 2021 में, तो बोले कि हम कैसे करें, तो मैंने कहा एक बार ट्राई मारो, शुरू में अटकन आएगी, अब तो ये धारा प्रवाह टक 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 लंबा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ 95% लोग सुन रहे हैं। हाँ बस है ना। हाँ जो चाहिए वो नहीं आ रहा, हमारे ही लोग आ रहे हैं। तो वो इसलिए ना क्योंकि हम अपना दायरा नहीं बढ़ा रहे, सिंपल एक ही रास्ता उसका। हम दोनों बाहर कहाँ भी जाते हैं, आप सुनते हैं। हाँ देखिए, ऐसे भी मत जाइए कि एवं ही किसी से टकर गए, एवं ही किसी को समझाना शुरू कर दिया, ये मत करिए। कैसे करना है, जैसे भाई का एरिया है, इनको बोलो कि अपने एरिया में मीटिंग रखवाओ, तो ये आपके आने से पहले आपके बारे में बहुत सारी बातें कहेंगे, अरे वो बंदा आ रहा है यार, बड़ा कमाल का बोलता है, सारी बातें बताएगा, ये वो, आप जो मर्जी पूछ लेना। इन्होंने पहले आपकी इमेज बना दी, आप फिर आकर के बोलिए इनके इलाके में, इनको ले जाइए अपने इलाके में जिनको आप जानते हो, क्योंकि वो आदमी किसी ना किसी से कनेक्टेड होने बहुत जरूरी है ताकि वो फीडबैक ले सके। ऐसे ही रैंडमली बस स्टैंड पर जाकर जागृति करने का, बसों में जाकर करने का ठीक है, अपने उस टाइम पास करने के लिए बहुत बढ़िया है कि आए हुए थे तो कोई और काम नहीं था तो चलो चल पड़ हो गए। अभी हम जब करते थे ना, मैं आपको बताता हूं, अभी इसको पॉज करना, एक छोटी सी बात बताता हूं। शुरू में जब लोग कम सुनते थे तो हम क्या गेम खेलते थे पता है? बस चालू कर देते हैं तो उनको लगेगा अरे ऐसा क्या, तो कई बार ऐसा होता कि वो ऐसे कर देते, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो मतलब ऐਵੇਂ कुछ भी बकवास कर रहे हैं, मतलब उनके हाव भाव ऐसे होते ना कि जैसे एक अनपढ़ गंवार आदमी कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, वो भी चलेगा। कुछ ऐसे होते थे, एक आधा पूछ लेता, भाई साहब ऐसा होता है क्या? अरे कमाल है, हमारे पास तो ये देखो, अब मेरे पास मोबाइल में मैसेज आए होते हैं, मेरे पास तो मैसेज, ये देख मैसेज आया ना, हाँ ये आया ना, हाँ ये आया ना, मेरे पास तो नाम याद है उनके, किन किन को रखा है, ये देख, हाँ रखे, हाँ भाई और रखे हैं भाई, तो देखना अब तुम्हारा भी होएगा ये, यार नहीं लगवाने चाहिए। अरे नहीं लगवाने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगली मत लगवाइयो, चालू कर लो बंदे का नंबर ले, जब आपसे वो कनेक्ट हो गया उसके बाद आप उसको कोई और बात भी बता दो,
शुरू शुरू में आपको यह कहना पड़ेगा कि मैं जो वीडियो भेज रहा हूं, इस वीडियो में ये टॉपिक कवर किया गया है, एक बार सुनकर देखना। फोन करके बोल दो या ऐसे करके शुरू शुरू में, बाद में नहीं करने, फिर उसको मालूम होएगा कि आप जो भेज रहे हो वो क्या है। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनना शुरू कीजिए। आप जब आप बनाओगे ना, मतलब ऐसा मत करिए कि आप अपने ही लेवल पर लगे रहेंगे, तो किसी ना किसी अपने साथी को लीजिए कि तेरे एरिया में मैं आ रहा हूं बात करने के लिए, तुम अपने एरिया के लोगों को इकट्ठा करो। धक्के से कर लो, कोई बात नहीं, आसपास के लोगों को, दूसरे आदमी को समझाने के लिए 10 से स्टार्ट करोगे 100 भी हो जाएंगे, 100 से स्टार्ट करोगे 200 हो जाएंगे, 2000 भी हो जाएंगे। अपना टारगेट ये है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, आज़ाद हिंद सेना बनाई थी और आज़ाद हिंद रुपया बनाया था, अपना देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। मेरा प्रधानमंत्री बनने का बिल्कुल सपना नहीं है। प्रधानमंत्री हमने देखा हुआ है कौन सही है। मेरे को एक ही काम पसंद है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मुझे केवल बच्चों से प्रेम है। मैं केवल एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। तो कल को आने वाले वक्त में मैं खुद से भी चाहूँगा कि आप लोग मेरी एक्सपर्टाइज को वहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं वहाँ सबसे बढ़िया काम कर सकता हूँ। मैं प्रधानमंत्री बनकर नहीं कुछ कर पाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनकर या एमएलए एमपी बनकर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को वहां आनंद आएगा ही नहीं। मेरे को आनंद ही बच्चों में आता है खाली। ये तो लड़ाई बीच में ट्रांजिशन फेज है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहीं दे पाऊंगा। तो कल को अगर मैं एमएलए बनकर एमपी बनकर कमी ना हो जाऊं तो मुझे दोष मत देना, इसलिए मुझे बनाना ही मत। मैं तो सबको ये बोलता हूं, अपने दोस्तों को, कि मैं वहां बेस्ट नहीं हूं। जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो बच्चा जिस काम के लिए बना उसको वही करने दो ना यार, उसको आनंद वहीं आएगा। तो मुझे केवल एजुकेशन सेक्टर में आनंद आएगा, तो मुझे उसके लिए तैयार होने दो, मुझे उसके लिए करने दो। तो वो बनने के लिए कौन है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे ना, इलेक्ट नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस तरह से जब हमारे पास 1 लाख समझे हुए लोग हो जाएंगे, उस दिन हम स्वराज की घोषणा कर देंगे अपने की। अब ये आपके ऊपर है, वो 1 लाख लोग कितने जल्दी करते हो, उसमें हमारा कुछ नहीं। हमें कोई जल्दी नहीं। अगर लगता है चीजें बदल रही हैं, इससे बचना है, ऊपर जो केमिकल डाल रहे हैं जहाजों से उनसे बचना है, जो पानी में डाल रहे हैं उनसे बचना है, जो खाने में डाल रहे हैं, जो सब्जी में डाल रहे हैं, जो समाज में डाल रहे हैं, जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, जो सारे तंत्र को, व्यवस्था को बर्बाद करने पे लगे हैं, अगर उससे बचना है तो आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी। अपनी टीम तैयार करके अगर आपने अपने लिए अपना एक तंत्र बना लिया तो कल को हम लोग अपनी व्यवस्था बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यही व्यवस्था बनाना हमारा पर्पज है और हमारी व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है वो ये है कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और धर्म, यहां से पैसा खत्म करना है और ये चीजें उत्पादन आधारित समाज बनाना है, ना कि उपभोक्ता आधारित। अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी जो है आज का हमारा जो मेन मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, आप लोग बात कीजिए और साथियों को जोड़िए। हो सकता है हम पेरेंटिंग पे एक बहुत बड़ा सेशन कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं लगातार, तो बड़े ऑडिटोरियम के अंदर भी 1000-2000 एक बार वो लोग जुड़ गए, बाद में तो इस मुद्दे पर षड्यंत्र पे भी समझ जाएंगे कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी शिक्षा क्यों है, षड्यंत्र का कारण हम बता देंगे। तो ये तो हो गया। अगला टॉपिक के लिए टारगेट बना लीजिए कि इस तारीख में हमको करना है। अप्रैल की कोई तारीख रख लीजिए, पहले ही 1 महीना 2 जबरदस्त लोगों से जुड़ करके उन लोगों को वहां पर ले आइए। दूसरा नंबर, अब लड़ाई का जो रास्ता है वो एक और है, वो है कर्ज मुक्ति। नहीं चलने दो, कर्ज मुक्ति।
आपको कर्जे से मुक्त करना है व्यक्ति को, उसको यह समझना पड़ेगा आप कर्जदार हुए क्यों, कर्जा किसको कहते हैं, ये रुपया जिसके नाम पर आपको लपेटा गया ये क्या है, इस रुपये का असली क्या है रुपया, नकली क्या है, और इसका इस्तेमाल अपने समाज को बचाने के लिए कर सकते हैं, इसी का इस्तेमाल अपने समाज को बर्बाद करने के लिए कर सकते हैं। तो इस पूरे षड्यंत्र पर, इस पूरी कहानी पर अपने जीवन के 18-20 साल एक व्यक्ति ने लगाए हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर इसको रिकॉर्ड कर रहा है तो वो अब रिकॉर्ड नहीं करेगा, ऑडियो में भी नहीं, वीडियो में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो उसको आप रोक दीजिएगा, चलने दो, अपने आप कर देंगे, उसको आप रोक दीजिएगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये जो चर्चा है ये आपके पास पहुंच जाएगी, आपने अगर अपने लिए इस्तेमाल करनी है तो यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, तो मैं आपको दे दूंगा। इसके नाम पर जो पब्लिक में बोलने का काम भी तभी होगा जब हमारे पास 1 लाख लोग समझे हुए होंगे। फिर से वही कहानी, वहीं आते हैं स्वराज की घोषणा के लिए, क्योंकि जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो केवल व्यवस्था को गिराने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी सरकार को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं अपनी व्यवस्था लाने की, जिसमें रुपये का महत्व इतना होगा कि आपको 1 रुपए के अंदर 2 क्विंटल गेहूं मिल जाए। समझ गए ना कि रुपया, अपने रुपये की परचेजिंग पावर इतनी तगड़ी हो और हर व्यक्ति कर्जे से मुक्त हो, ऐसा भारत हम लोगों को बनाना है। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि हमने सच में, देखिए हम लोग क्यों हम बड़े बड़े इश्तिहारों का सहारा नहीं ले रहे, हम किसी ना किसी उद्योगपति के जाकर पैसे मांग सकते हैं, हमारे आंदोलन के लिए पैसा दीजिए। शुरू में अगर हम पैसे के लिए काम करने लग जाएंगे तो फिर हम आंदोलन और ये बड़ी क्रांति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो साथियों का सहयोग होता है, जितना होता है होए, ना होता ना होए, हम लोग लगे हुए हैं केवल उन लोगों को कि हमारे पास कोई पावर नजर नहीं आ रही, हमारे साथ कोई ताकत नजर नहीं आ रही, तो जेन्युइन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी जब समाज के जेन्युइन लोगों को जोड़ लेंगे, और जिस दिन 1 लाख लोग जेन्युइन समझे हुए जुड़ गए, उस दिन हम लोग इस रुपये के नाम पर संसद में जा करके, दिल्ली में जा करके, घरों में बैठ करके, कुरुक्षेत्र में बैठ करके, कहीं भी बैठ करके एक ही ऐलान करेंगे, हमको हमारा राज चाहिए, जनता का राज, क्योंकि जनता ही सरकार है, असली सरकार जनता है, हमारा राज है, हमको चाहिए हमारा राज, और हमको हमारे रुपए का जो मतलब हिसाब है वो चाहिए, और हमको जो कर्जदार रखा गया इसका हिसाब चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे इस पूरे के पूरे आंदोलन के मतलब इस रुपए के, इस कर्ज मुक्ति अभियान के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े रिसर्चकर्ता, मतलब भारत के नहीं, मैं कहूँगा दुनिया के, क्योंकि वर्मा जी कहते हैं कि भारत, अगर पूरी दुनिया, केवल आप नहीं, केवल हम नहीं, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया अंधेरे में है इस वक्त, और अगर अंधेरे से निकालना चाहते हो, अगर उसको रोशनी दिखाने का काम अगर भारत करता है, तो भारत अपने आप विश्वगुरु बन गया। वो रोशनी की किरण है कि हम किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म या एक जात या एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं समाज के हर व्यक्ति की समृद्धि की बात, हर बच्चे के जीवन की बात, प्रत्येक की, और उसकी दिशा में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं घनश्याम वर्मा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पॉज करें।